गुड मॉर्निंग क्लास 8। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वुमेन्स कास्ट एंड रिफॉर्म्स के सब टॉपिक एजुकेटिंग और एजुकेशंस फॉर गर्ल्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंस कितने हैं कि अगर हम समाज को सोसाइटीज़ को अगर हम चाहेंगे रिफॉर्म्स करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गर्ल्स को एजुकेट किया जाए, वुमेन्स को एजुकेट किया जाए और जो भी ईवल्स है सोसाइटीज़ में उसको रिमूव किया जाए। तो उसके लिए राजा राममोहन रॉय ने भी बहुत कोशिश की थी सती प्रथा को रिमूव करने के लिए, बैन करने के लिए रूल्स बनाया गया एंड ही फाइट फॉर दैट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी उन्होंने वुमेन्स री मैरिज एक्ट के खिलाफ काम किया था, उसको इलीगल घोषित किया कि वुमेन्स जो है चाइल्ड विडो री मैरिज उनको फिर उन्होंने लीगलाइज किया। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म्स के सोसाइटीज़ में जितने सारे ईवल्स थे उस ईवल्स को रिमूव करने में, सोसाइटीज़ को फ्री करे इस ईवल से। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स था कि सबसे पहले अगर हमें इसको ईवल्स को रिमूव करना है तो हमें सबसे पहले सोसाइटीज़ में गर्ल्स को या फिर वुमेन्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके कुछ अच्छा होगा, तभी सोसाइटीज़ में ईवल्स जो है वो हट सकती है। तो इसी तरह से द गर्ल्स वे आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेटेड ऑन दैट टाइम। उस समय मोस्टली गर्ल्स को अलाउड नहीं होता था कि वो बाहर आए और एजुकेशंस ले। दे वी आर टोल्ड दैट दे वर नीडेड टू असिस्ट देयर मदर्स एट होम। उनको कहा जाता था कि वो अपने मदर्स घर में रह के अपने मदर्स की हेल्प करे, घर पे सारे काम करे। एंड दे हैव बीन रेज्ड टू बिलीव दैट अ लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इज द डेस्टिनेड ऑक्यूपेशंस। और उस तरह से जिस तरह से उनको उनके साथ उनको बताया जाता, काम किया जाता कि वो मानने लगते हैं, विश्वास हो जाता कि डोमेस्टिक लाइफ ही बस है, उनको घर का काम करना, घर पे ही सब कुछ करना है और वही उनका ऑक्यूपेशन ही है और कुछ नया कुछ नहीं है उनके लिए। सो दे वी आर बीइंग टोल्ड दैट दे हैव टू बी इलिटरेट मदर हु कुड नॉट एडुकेट देयर चिल्ड्रंस। साथ साथ कि वो जो है वो खुद एज अ मदर जो थी, उनकी मदर जो थी वो इलिटरेट थी, वो आगे जाके वो खुद इलिटरेट होंगे एंड देन शी विल बिकम द मदर, वो भी मदर बनेंगी। तो वो अपने बच्चे को भी कैसे एजुकेट करेंगे, बच्चे को भी वो एजुकेट नहीं कर सकते, बच्चा भी क्या रहेगा, वो इलिटरेट ही रहेगा। सो दे हैड एन इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन मैन। तो फिर अगर वो एजुकेट नहीं है, इलिटरेट रहेंगे तो ऑब्वियसली वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आर्थिक स्थिति से उनके पास कुछ पैसे नहीं, वो अपने मेल जो होगा मैन, आइदर वो पेरेंट्स हो या हस्बैंड हो, तो इस तरह से वो हमेशा मैन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। एंड दे वर समटाइम्स सब्जेक्टेड टू चाइल्ड मैरिज ऑल्सो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में ही, छोटे में ही उनकी शादी कर दी जाती है। सो मेनी पुअर फैमिलीज मैरिड देयर डॉटर ऑफ। बहुत सारी ऐसी फैमिली जो बचपन में ही, मोस्टली पुअर फैमिली जो होती है उनका मानना होता है कि बस शादी करवा दिया बहुत जल्दी तो उनका जो है काम खत्म हो जाएगा। बिलीव दैट द मोर शी स्टे एट होम, कि जितना अगर उनके घर पे रहेंगे द मोर दे विल नीडेड टू इन्वेस्ट इन हर, कि वो जितना ज़्यादा उनके घर पे रहेंगे तो उनको उतना ही उनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उनको उनके घर पे भेज दिया जाए, मतलब शादी करवा दिया जाए और उनको ससुराल भेज दिया जाए। इस तरह से वो बहुत ही अर्ली चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता है। So it was a popular belief that they should be married off early so that they could produce offspring early in their life. तो ये भी चीज़ें देखा गया कि माना गया है कि अगर उनकी शादी जल्दी हो जाती है ना, तो फिर क्या होगा, देन शी बिकम द मदर ऑल्सो, कि अगर मैरिड जल्दी हो गया तो देन वो शी बिकम द मदर्स ऑल्सो, तो मदर्स भी जल्दी बन जाएंगी। तो ये उनका जो है दैट वाज बिलीव, ये मानना होता था किस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं देखा गया गलत मानना था। द रिफॉर्मर्स ऑफ दैट पीरियड वांटेड वुमेन टू बी एजुकेटेड। तो जितने सारे रिफॉर्मर्स थे, हमारे सोशल रिफॉर्मर, जो समाज को सुधारने की जो ईवल्स थी उस ईवल्स को रिमूव करने की जो कोशिश कर रहे थे, सो द रिफॉर्मर्स दे रियली वांटेड टू रिमूव ऑल दिस ईवल्स एंड दे वांटेड टू एजुकेट द वुमेन। कि बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन्स को एजुकेट करना, क्योंकि वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वुमेन्स ही आएंगी। तो अगर वुमेन्स एजुकेटेड होगी, लिटरेट होगी, है ना, लिटरेट होगी तो क्या होगा, लिटरेट वुमेन्स कैन मेक द अदर वुमेन्स लिटरेट।
अगर वो लिटरेट है दूसरी वुमेंस को भी वो लिटरेट कर सकती है, अपने बच्चों को लिटरेट कर सकती है, पढ़ा सकती है, समझा सकती है। तो इसलिए तो बहुत ज़रूरी है कि वुमेंस को एजुकेट करवाएं। महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वे द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। ये सभी लोग जो थे ये वुमेन्स एजुकेटेड में बिलीव करते थे और उनका मानना था कि वुमेन्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया ताकि वुमेन्स को जो उस समय लोग एजुकेट नहीं करवाते थे सो दैट दे गेट फोकस ऑन द एजुकेटेड ऑफ वुमेन्स। In 1848, ज्योतिबा opened a school for girls belonging to the lower caste। क्योंकि ज्योतिबा बाई जो थे, ज्योतिबा फूले, ये खुद एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इसी तरह से उनको पता है कि जब उन्होंने एजुकेशन लिया तो कितनी मुश्किलें हुई उनको। तो इसी तरह से उनको अपने जो लोअर कास्ट से लोग थे उनको एजुकेट करवाना, मेनली द गर्ल्स को एजुकेट करवाना, तो उन्होंने शुरुआत किया टू एजुकेट द गर्ल्स। English men, women also established several women's schools। तो इवन जो इंग्लिश मैन दैट वाज द ब्रिटिशर्स जितने थे मैन एंड वुमेन्स, इन लोगों ने भी बहुत सारे स्कूल्स खोले, ओपन किए वुमेन्स स्कूल्स, ताकि वुमेन्स को एजुकेट किया जाए। सरप्राइजिंगली दे ऑल गैदर्ड द रेपुटेशंस ऑफ विशिंग टू कन्वर्ट गर्ल्स। These girls were therefore made to stay away. Finally, a lawyer named John Drinkwater Buchanan established possibly the first and most influential schools for women's education in Calcutta, 1848। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स के मैन एंड वुमेन ने स्टार्ट किया इंग्लिश स्कूल्स, तो देखा गया कि वहाँ पे क्या रेपुटेशन थी कि वो सभी जो थे दे ट्राई टू कन्वर्ट द गर्ल्स इनटू क्रिश्चियंस। वो कोशिश कर रहे थे कि गर्ल्स को कन्वर्ट कर दे, बदल दे, एंड जिसके कारण जो थे लड़कियां जो थी वो लोग उस स्कूल से जाने से डरते थे एंड दे स्टे अवे, उन स्कूल से वो दूर रहे। लेकिन ये चीज़ें सामने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई जब एक लॉयर जो थे, नेम था जॉन ड्रिंकवाटर ब्यूटन जो थे, इन्होंने पॉसिबली पहला कोशिश किया फर्स्टली एंड मॉडल स्कूल बनाया वुमेंस के लिए, वो कैलकाटा में 1848 में, सो दैट द वुमेन्स कैन गेट एजुकेशन और वुमेन्स वहाँ एजुकेट हो सके इससे। नाउ नेक्स्ट आता है कि वुमेन्स राइट अबाउट वुमेन्स, कि वुमेन्स जो थे, वुमेन्स नहीं अपनी स्थिति अपनी कंडीशंस की वो कैसी थी नहीं थी, उन्होंने जब लिखा उनको पढ़ के दूसरी वुमेन्स जो थे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने भी फिर शुरुआत की अपने आप को एजुकेट करना। From the early 20th century, Muslim women like the Begum of Bhopal played a notable role in promoting education among women। तो ये देखा गया अर्ली 20th सेंचुरीज में कि मुस्लिम वुमेन जो थे बेगम, वो भोपाल से बिलोंग कर रहे थे ना, इन्होंने अच्छा खासा एक रोल प्ले किया ताकि वो एजुकेट कर सके, वुमेन्स को एक एग्जाम्पल बन के दिखा सके दैट द वुमेन्स कैन ऑल्सो गेट एजुकेटेड, एंड वो एजुकेट होने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। फिर क्या किया कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स जो है ओपन किया गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन, उसके साथ साथ एक और वुमेन्स बेगम रुकैया शिखावत हुसैन, उन्होंने भी स्टार्ट किया स्कूल मुस्लिम्स गर्ल्स के लिए इन पटना एंड कैलकाटा। तो इसी तरह से धीरे धीरे एक अगर शुरुआत होता तो दूसरों को क्या मिलता है, इंस्पिरेशंस मिलती, एंड द अदर स्टार्टेड कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इसी तरह से बिगनिंग जो थी एक ने किया, बेगम ने किया, बेगम ऑफ भोपाल ने, तो दूसरा शुरुआत हुई बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने भी स्टार्ट कर दिया गर्ल्स के लिए एजुकेशन करने के लिए पटना एंड कैलकाटा में। शी वॉज अ फेयरलेस क्रिटिक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म आइडियाज़। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि लोग जो है उनको बुरा बोले, कैसा भी बोले, उन सब चीज़ों से उसको वो परे थे। वो क्रिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, उनके लिए वो अच्छा था कि चलो हम काम कर रहे हैं तभी हमें लोग बता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह से वो कभी भी उस नैरो माइंडेड लोगों के बारे में कभी भी नहीं सोचते थे, कंजर्वेटिव जो बहुत ही छोटे विचारों को रखते थे कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, इस तरह से वो उनको बिगाड़ना है, तो ये खुद बिगड़े हैं तो दूसरों को बिगाड़ने की कोशिश करे। तो ये चीज़ों पे वो कभी भी ध्यान नहीं दिया। आर्ग्यूइंग देयर रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेंस एंड इनफीरियर प्लेसेस टू वुमेन्स, कि कैसे भी धार्मिक रिलीजन मुस्लिम्स में कि अपनी रिलीजियस से
हट के अगर ये एजुकेट करे, पढ़ाई लिखाई करे, तो मतलब ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये इन्फीरियर है, सही नहीं है, गलत है, वुमेन्स को ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ इस तरह से। By 1880s, Indian women began to enter universities. तब जब वुमेन्स की एजुकेशन स्टार्ट हुई तो वुमेन्स देखा कि 80s में ना दे स्टार्टेड टू मूव फॉर हाई एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एंट्री करना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, कुछ जो थे डॉक्टर्स बने, कुछ टीचर्स बने। Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society also. तो कुछ डॉक्टर्स बने, कुछ टीचर्स बने, कुछ राइटर्स भी बने। तो जिन्होंने राइटर्स जो थे उन्होंने वुमेन्स की सिचुएशन सोसाइटीज़ में कैसी है उसके बारे में लिखा, ताकि वुमेन्स की सिचुएशन सचमुच वो दूसरी वुमेन्स पढ़े और समझ में आए कि क्या है। जैसे ताराबाई शिंदे, अ वुमेन्स एजुकेटेड एट होम एट पूना, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ताराबाई शिंदे जो थे वो वुमेन्स अपने घर पे ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की एंड पब्लिश्ड अ बुक, और उसके बाद उन्होंने खुद एक बुक पब्लिश की थी, स्त्री पुरुषोत्तर तुलना। तो स्त्री पुरुषोत्तर तुलना, तो इस तरह से स्त्री को पुरुष के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करना चाहिए, तो कंपैरिजन बिटवीन द वुमेन्स एंड द मैन। तो इस तरह से स्त्री पुरुषोत्तर तुलना जो बुक्स लिखा गया, क्रिटिसाइज किया गया इसके ऊपर कि किस तरह से वुमेन्स को मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, एंड द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, और समाज में कितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंसेस है, इस चीज़ों के बारे में उन्होंने बुक्स लिखी। तो ये चीज़ें जब उनके साथ हुआ, उस फीलिंग्स को उन्होंने, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने बुक्स के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश की। पंडित रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, felt that Hinduism was oppressive toward women and wrote a book about the miserable life of upper caste Hindu women also. तो पंडिता रमाबाई ने भी उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, तो शी वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर संस्कृत में। तो उन्होंने लाइफ में जो सच्चाई थी उन्होंने उसको प्रकट करने की कोशिश की कि जो हिंदुइज़्म है, हिंदुइज़्म में मोस्टली वुमेन्स को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, ऑप्रेस किया जाता था उस समय, और उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल होती है अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स के लिए, उन्होंने लिखा। एंड शी फाउंडेड अ विंडो होम्स एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर्स टू विंडो who has been treated badly by their husband's relatives. तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि शी फाउंडेड अ विंडो होम, तो विंडो होम जिस तरह से एक दूसरे को हेल्प कर सके, दूसरों को मदद कर सके, शेल्टर प्रोवाइड्स कर दे, तो उन्होंने शेल्टर किसको दिया, हु हैड बीन ट्रीटेड, जो अपने पति के द्वारा या अपने पति के रिलेटिव से बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उन सब के लिए उन्होंने इस तरह से प्रोवाइड करने के लिए, शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए इसने शुरुआत की। हियर वुमेन्स वेयर ट्रेन सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली, तो यहाँ पे ये क्या कर सकते थे, जो उन्होंने फाउंड किया, इसके थ्रू वुमेन्स को वो थोड़ा सा ट्रेन कर सके ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके इकोनॉमिकली, आर्थिक स्थिति में उनके पास खुद कुछ हो, ताकि वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट ना हो अपने हस्बैंड पे या फिर अपने इन लॉज के ऊपर। इसी तरह से उन्होंने इस तरह से विंडो होम्स जो है शुरुआत किया था। उसके बाद नीडलेसली टू से ऑल दिस मोर अलार्म टू ऑर्थोडॉक्स, ये मोस्टली जो थे ऑर्थोडॉक्स, जो अंधविश्वास वाली ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करने वाले कि वुमेन्स को इतना राइट्स नहीं मिलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये सब चिंता के विषय उनके लिए था कि इतना ज़्यादा वुमेन्स को एजुकेट किया जा रहा, वुमेन्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वुमेन्स अपने पैरों में खड़ी हो रही है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका था। फॉर इंस्टेंस मेनी हिंदू एंड नेशनलिस्ट फील दैट हिंदू वुमेन्स वे अडॉप्टिंग वेस्टर्न वे, तो उन लोगों ने इस तरह से कहा, सोचने लगे कि जो हिंदूज़ मोस्ट हिंदुज़म में थे, हिंदूज थे, उनका जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, देशभक्ति, देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति, कि वुमेन्स अगर वो एजुकेटेड हो जाती है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दे विल अडॉप्ट अ न्यू कल्चर वेस्टर्न, जो वेस्टर्नाइज मतलब ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो अडॉप्ट कर लेंगे, वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, एंड दैट कुड करप्ट हिंदू कल्चर्स, और जिसके कारण
वो अपने कल्चर से अलग हो जाएंगे और ये सही नहीं है हिंदू कल्चर्स के लिए। तो इस तरह से इन्होंने शुरुआत किया। अनएडोर फैमिली वैल्यूज़ और अपने घर की इज्जत जो है वो ख़राब करेंगे, इनका ये मानना था। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम दे ऑल्सो वॉरिड, तो जिस तरह से हिंदू जितना वॉरिड थे अपनी वुमेंस के लिए, मुस्लिम्स भी बहुत वैसे ही वॉरिड थे कि इम्पैक्ट कि इनके लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है अगर ये इस तरह से एजुकेटेड होते रहेंगे। अगर वेस्टर्न एजुकेशंस ले लिया तो अपना लाइफ जो है पूरा का पूरा वो स्पॉइल कर देंगे। सो एज वी सी दैट बाय द एंड ऑफ द 19th century वुमेन्स देमसेल्फ वे एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म्स। तो 19th century में देखा गया जब आगे जितने सारे सोशल वर्कर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने वर्क किया वुमेंस के ऊपर। फिर बाद में 19th century में वुमेन्स ने खुद अपने लिए काम करना शुरू किया, एक्टिवली वर्किंग शुरू किया टू रिफॉर्म एंड दे रोट बुक्स। इसके लिए उन्होंने बुक्स लिखा, मैगजीन्स लिखी, स्कूल्स को दे फाउंडेड स्कूल्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स बनाया ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके, बाकियों को ट्रेन कर सके ताकि वो बाकियों को पढ़ा सके। सो इस तरह से वुमेन्स एसोसिएशन धीरे धीरे फॉर्म होना शुरुआत हो गया। एंड बाय द अर्ली 20th century दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, और बाद में 20th century में इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बना दिया जहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करके अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सके। एंड फॉर फीमेल सफरेज मीन्स राइट टू वोट, कि हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए जिस तरह से वुमेन्स मेन को मिल रहा है तो वुमेन्स को भी मिलना चाहिए। तो इसी तरह से दे स्टार्टेड पुशिंग थ्रू पॉलिटिकल प्रेशर्स के थ्रू। एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर वुमेन्स, ताकि राइट टू वोट के साथ साथ अच्छी हेल्थ और दूसरा एजुकेशंस ये वुमेन्स को मिलना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से प्रेशराइज करना शुरू किया, अपने लिए मांग करना शुरू किया। सम ऑफ देम जॉइन वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो, और उनमें से बहुत से जो वुमेन्स थे इन्होंने पार्टी भी ज्वाइन की, सोशलिस्ट जो वर्कर्स जो समाज के लिए कर रहे थे, नेशनलिस्ट जो फाइट कर रहे थे, तो उनके साथ मिलके इन द 1920s में ना। तो मेन इंटेंशन था कि जो वुमेन्स की जो कंडीशंस है, वुमेन्स की कंडीशंस वो खुद वुमेन्स ही सॉल्व कर सकती है, इसीलिए दे स्टार्टेड वर्किंग। और ये उनकी ही मदद और उनकी हेल्प के कारण जो आज वुमेन्स की कंडीशन सुधरी है, जितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क ओनली। उसके बाद आता है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज में भी कि जो भी चाइल्ड मैरिज जो कर रहे थे वो सही नहीं था, गलत था, तो इसके खिलाफ तो गवर्नमेंट को रूल्स बनाना बहुत ज़रूरी था। सो एट द टाइम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत थी, पॉलिटिकल एटमोसफियर वे टर्बुलेंट एंड रूल्ड बाय मुस्लिम सुल्तान इन एन एब्सोल्यूट मोनार्ची गवर्नमेंट। During this period, the Sultan produced practice such as child marriage and had lowered the status of women even further. तो जब दिल्ली सल्तनत थी, जब मोस्टली वहाँ पे रूलर्स जो थे, किंग्स कर रहे थे, सल्तनत जो मुस्लिम्स रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे, तो उस समय जो पॉलिटिकल एटमोसफियर था, क्योंकि वो टोटली मोनार्ची था, राजा रूल कर रहा था और वो पूरी की पूरी अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग, तो उस समय जो वुमेन्स के सिचुएशंस था, कंडीशंस था, वो कहा गया प्रैक्टिस मोस्टली चाइल्ड मैरिज उस समय वो लोग ने बहुत ज़्यादा करवाया और ये लीगलाइज था, वहाँ पे कोई रोक नहीं था और वुमेन्स की कंडीशंस अच्छी नहीं थी। दैट वाज वेरी लोअर, स्टेटस जो था बहुत ही लो था। नाउ धर्मशास्त्र स्टेट्स दैट द गर्ल्स शुड बी मैरिड आफ्टर दे हैड अटेन प्यूबरिटी। तो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि गर्ल्स जो है दे कैन गेट मैरिड, अगर वो बड़ी हो जाती है तो उसको मैरिड करने का अधिकार है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जिस तरह से धर्म में लिखा, शास्त्र में लिखा गया है। The reformer protested against this and did a lot of struggle. तो इस तरह से जब ये उन्होंने कहा कि धर्म में लिखा गया है, फिर हम कौन होते बोलने के लिए, तो जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस एंड डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, कि इस चीज़ों के ऊपर हमें स्ट्रगल्स, तो ये सारा चीज़ें किसने स्ट्रगल किया, रिफॉर्मर्स ने, कि ये सही बात नहीं है, ये गलत है कि लड़की अगर बड़ी हो जाती तो उसकी शादी कर देना ये सही नहीं है। तो इसके खिलाफ रिफॉर्मर्स ने सचमुच बहुत लड़े और जिसका रिजल्ट निकला कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट फॉर्म किया गया, ऑल्सो कॉल्ड द शारदा एक्ट,
वॉज अ लॉ टू रेस्ट्रिक्ट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो इसके कारण ये रूल्स जो है फॉर्म्ड हुआ और एक्ट बना, और इसके लिए ये लीगलाइज जो था कि अब चाइल्ड मैरिज जो है वो इलीगल है और जो भी करेगा उसे पनिश किया जाएगा। सो इट वाज इनैक्टेड ऑन 1 अप्रैल 1930s में इसे रूल्स बना दिया गया और पावर में ला दिया गया। एक्सटेंडेड अक्रॉस द होल नेशंस, और ये पूरी इंडिया में लागू करवा दिया गया, with the exceptions of some princely state like Hyderabad and Jammu and Kashmir, and applied to every citizen। सिर्फ कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जैसे हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, ये सभी स्टेट्स में इवन इंडियन सिटीजन सभी के ऊपर लागू करवा दिया गया था। इट्स गोल वॉज टू एलिमिनेट द डेंजर प्लेस्ड ऑन यंगर गर्ल्स हु कुड नॉट हैंडल द स्ट्रेस ऑफ मैरिड लाइफ एंड अवॉइड अर्ली डेथ। तो इसी तरह से ये मेन इम्पॉर्टेंट यही था कि ये जो मोस्टली इतना ज़्यादा डेंजर्स है ये कि छोटी बच्चियों को शादी करवा देना, और फिर वो बच्ची इतनी छोटी होती कि उनको समझ में नहीं आता मैरिड लाइफ होता क्या है, उस स्ट्रेस से बचने के लिए, और लास्ट में अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है उन बच्चों का। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो बनाया था, लीगलाइज किया था 1 अप्रैल 1930 में। दिस एक्ट डिफाइंड अ मेल चाइल्ड एज 21 ईयर्स, और इसमें ये बता दिया गया कि जो मेल है लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए, 21st ईयर का, एंड ओरिजिनली 18 ईयर्स, और यंगर द फीमेल चाइल्ड एज 18 ईयर्स, ओरिजिनली 14। तो यहाँ पे मोस्टली देखा जाता था कि 18 ईयर्स बोला गया है, 21 बोला गया और गर्ल्स के लिए 18 बोला गया, लेकिन देखा जाता था 18 बॉयज़ मेनली 18 से या फिर 18 से छोटे भी, एंड गर्ल्स तो 14 से नीचे भी, और यंगर or a minor as a child of either sex 18 years or younger, originally 14. The punishment for a male between 18 to 21 years marrying a child become imprisonment up to 15 days or a fine of 1000 rupees or both। तो ये चीज़ें था कि ये शुरुआत किया गया कि अगर 18 से नीचे या 14 से नीचे गर्ल्स की शादी करवाई जाती है तो वो जो भी करवाएगा दैट द पर्सन विल बी पनिशेबल, उसको फाइन भी देना पड़ेगा, साथ में दे विल बी ऑन जेल। तो इसी तरह से ये जो है लीगलाइज किया गया, और ये सही है क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज है ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है बच्चों के लिए, बिकॉज द चाइल्ड शुड बी, वो बड़े होंगे, पढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है उनकी लिए, मेंटलिटी के लिए भी। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।